हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल्स का कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ और भी अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे जो कि पाइथन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसको जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को, क्योंकि उसके बिना आप कुछ चीज़ें जो पाइथन में जो ज़रूरी हैं, जब आप लार्ज प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको सारे नोट्स इस वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे जो वहाँ पर लिखा हुआ है www.ms.net.co.in, और सारे लेक्चर आपको MNT लैब यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हुए हैं वो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज पाइथन में हम कुछ अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे व्हाट इज सिंबल टेबल इन पाइथन। पाइथन में सिंबल टेबल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा, व्हाई डू वी यूज वेयर एंड dir मेथड इन पाइथन। वेयर और dir मेथड का यूज पाइथन में हम क्यों करते हैं और इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा जो कंसेप्ट है, व्हाट इज द सर्च सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन। पाइथन में जो सर्च सीक्वेंस है मॉड्यूल का, वो क्यों और कैसे होता है, पहले कौन सा मॉड्यूल आपको पिकअप होगा इंटरप्रेटर के द्वारा। पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले पिकअप होगा, जो एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले। और फोर्थ पॉइंट है, व्हाट आर ग्लोबल एंड लोकल कंसेप्ट इन पाइथन। ग्लोबल और लोकल का कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। वैसे काफ़ी स्टूडेंट इसके बारे में ऐसे ही पता लग जाता होगा स्टूडेंट को कि ग्लोबल का मतलब पूरा और लोकल का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका यूज बेसिकली पाइथन में कैसे किया जाता है। और पांचवा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, व्हाई डू वी यूज ग्लोबल एंड लोकल मेथड्स इन पाइथन। ग्लोबल और लोकल मेथड का हम यूज पाइथन में कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे, और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको आपको इम्प्लीमेंट करके भी पाइथन सेल्स में दिखाएंगे। और नंबर 6 पॉइंट है, व्हाट इज पैकेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब हम लार्ज प्रोजेक्ट अपने वर्क करते हैं तो ये पैकेज का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा माना जाएगा। व्हाई डू वी यूज इन इट पाइथन, मतलब इसको पाइथन में क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम 6 पॉइंट है, आपको 6 क्वेश्चन हैं जो कई चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे। तो मैं अपने नोट से ही आपको पढ़ाऊंगा और उसके साथ इम्प्लीमेंट करके आपको पाइथन में दिखाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपना नोट्स ओपन करता हूँ और इस कंसेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले क्या है, सिंबल टेबल। सिंबल टेबल क्या है? While interpreting any program, Python interpreter create a symbol table. This concept can understand those person who knows about the compiler design, who know the compiler design. ठीक है, ये वही पर्सन जान सकता है जो कंपाइलर डिजाइन का कंसेप्ट सीखा हो। जिस कंपाइलर डिजाइन आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। In this concept, interpreter decide whether the operation performed by the identifier should be permitted or not permitted. तो आप सिंबल टेबल का मतलब यह है कि जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है, जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं,
कंपाइलर भी के नाम से भी जानते हैं। वैसे कंपाइलर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि कंपाइलर एक टाइम पे पूरा आपका कोड एग्जीक्यूट करता है, जैसे सी और लैंग्वेज में है, सी के कंपाइलर हैं, वो सब कंपाइलर के नाम पे जाने जाते हैं। जो सी है, सी शार्प है, तो ये सब कंपाइलर हैं। तो बेसिकली ये इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर भी सेम कंसेप्ट यूज करता है जो कंपाइलर का कंसेप्ट यूज करता है। तो इसमें हम लोग सिंबल टेबल क्रिएट करते हैं। सिंबल टेबल मीन्स हर एक, जैसे आपके प्रोग्राम में मान लीजिए कि मैं दिखाता हूँ, आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने प्रोग्राम में जैसे मान लो एक वेरिएबल लिया ए, एक वेरिएबल लिया पी, तो इसमें मैंने कुछ असाइन कर दिया। आपका प्रोग्राम जैसे बनाना है, 0 असाइन कर दिया इसमें, और इसमें पी जो है इसमें 5 असाइन कर दिया। ठीक, जैसे 5 असाइन कर दिया। अब हमारा इंटरप्रेटर इस चीज को कैसे पढ़ेगा? जैसे इसको ए में 0 असाइन किया है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर हमारा क्या करेगा, इस ए सिंबल को एक सिंबल टेबल क्रिएट करेगा। सबसे पहले एक सिंबल टेबल क्रिएट करेगा। सिंबल टेबल एक ट्री हायरार्की में होता है, जो बेसिकली हमारा कंपाइलर यूज करता है, इंटरप्रेटर यूज करते हैं। तो ए वेरिएबल जाके उस सिंबल में स्टोर हो जाएगा, और उसकी और ऑपरेटर अलग स्टोर होता है। तो अपना एक कंसेप्ट होता है जो कंपाइलर का डिजाइन करते हैं, कंपाइलर की कोडिंग करते हैं उनका, वो इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, और उसके द्वारा ही हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं कंपाइलर डिजाइनिंग ज़्यादा देर तक नहीं आपको बताऊंगा इसमें, बस आपको ये समझाऊंगा कि इंटरप्रेटर की किसी चीज़ को जो सिंबल टेबल में डाला होता है उसको स्टेप बाय स्टेप उठा के और अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो मान लीजिए ये प्रोग्राम है आपका पी और ए दोनों, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, ए की वैल्यू 0 असाइन कर रही होगी और पी की वैल्यू 5 असाइन करी होगी। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंटअप भी आपके बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी प्री डिफाइंड होता है। किसमें? उसका भी एक सिंबल टेबल बना होगा, कहाँ? इंटरप्रेटर के डिजाइन में। तो यहाँ सिंबल टेबल का मतलब यह है कि हर एक वेरिएबल का एक आइडेंटिफायर, कौन सा आइडेंटिफायर मतलब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, कौन सा फंक्शन को, यदि रंग वे में आपने सिंटेक्स एरर में कुछ किया है तो उसको सिंटेक्स एरर शो करना है। तो ये सब चीजें सिंबल टेबल में पहले से मौजूद रहती हैं। तो सिंबल टेबल का मतलब आप समझिए, सिंबल टेबल पूरा ही एक इंटरप्रेटर ही है। जो इंटरप्रेटर डिजाइन, पूरा इंटरप्रेटर का डिजाइन ही होती है, और उसमें हम कोडिंग के द्वारा उसको इंटरप्रेट को डिजाइन करते हैं और कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि ये यदि आइडेंटिफायर इससे डिफाइन हो, तो जैसे स्ट्रिंग str हो, जैसे मान लो स्ट्रिंग है तो str है, str से समझ जाएगा कि वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। इंट है तो इंटीजर से समझ जाएगा इंटीजर है, उसको इंटीजर टाइप का सिंबल टेबल क्रिएट करेगा, उसमें आप डाल देगा। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि सिंबल टेबल का कंसेप्ट यही होता है। और ज़्यादा कंसेप्ट समझने के लिए आपको कंपाइलर डिजाइन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में, तो वो चीज़ें तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। यदि कभी सब समय मिला तो आपको वो भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए आगे इसको हम देखते हैं, आगे का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज वेयर्स एंड dir फंक्शन। देखिए ये फंक्शन भी बेसिकली हम लोग पाइथन में यूज क्यों करते हैं, जैसे कि अब देखिए आगे मैं आपको इसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी बताऊंगा। There are two global function wires and dir. Both function are built-in function in Python. Built-in functions आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बताया हूँ कि जो पहले से हमारे इंटरप्रेटर में डिफाइन होते हैं, पहले से प्री डिफाइन होते हैं हमारे पाइथन लाइब्रेरी में। तो पाइथन लाइब्रेरी पहले से बनी होती है, जो पहले से ही उसमें डिफाइन होते हैं। तो इन फंक्शन का काम क्या है, चलिए आगे देखते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट। तो ये फंक्शन जैसे dir का यूज, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले dir का यूज किया है। वन थिंग,
सबसे पहले इसको हम dir का यूज, इसका कंसेप्ट देखेंगे। तो इसको सबसे पहले अपने प्रोग्राम फाइल में ले चलते हैं, सेल में, प्रोग्राम सेल में। तो आज हम पैकेज पढ़ रहे हैं, तो इसको न्यू फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं और पैकेज नाम से अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। एक मॉड्यूल बना लेते हैं पैकेज। ठीक, अब पैकेज में हम लोग उस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम एक फंक्शन को इंपुट किए हैं। फंक्शन ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। और इंपोर्ट ये फंक्शन जो पहले हमारे मॉड्यूल में डेस्कटॉप पे ही मौजूद है। तो यदि नहीं मौजूद होगा तो एरर शो करेगा अभी पाइथन में। तो देखिए इंपोर्ट रैंडम, ये तो प्री डिफाइंड है, मैथ भी प्री डिफाइंड है, आइडेंटिफायर ए भी प्री डिफाइंड है पहले से। और हमने एक वैल्यू असाइन किया ए में, और इस टाइप के हमने इसलिए किया है कि अभी जब dir फंक्शन हम यूज करेंगे तो आपको उसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाएगा, उसके क्या फंक्शन है, कैसे यूज एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो dir फंक्शन एक चीज तो हम लोग देखते हैं dir फंक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे। रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट, ये सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न करेगा। तो देखिए कैसे सेव कर दिया हम लोग, अब इसको रन करा दिया। अब देखिए जो जो फंक्शन जिस तरह का है वो उसको बता देगा, ठीक है। देखिए फंक्शन भी यहाँ लिखा हुआ है, मैथ भी यहाँ आ रहा है। तो इसका एक टाइप का आपको जो हमारे सिंबल टेबल में के ये सब चीज़ें पहले से मौजूद रहती हैं। जो आपका ये फंक्शन dir रिटर्न किया, एक लिस्ट है सॉर्टेड लिस्ट की, तो उसके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वो है, और कौन सा पैकेज है, कौन सा मॉड्यूल है। इस तरीके से देखिए मैथ नेम, इस तरह का dir, मतलब dir फंक्शन से आप उसका पूरा लिस्ट, इस प्रोग्राम का पूरा लिस्ट आप जान सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में मैंने एक एक, जैसे कि आपने केवल फंक्शन के बारे में जानना है तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों में अब देखिए अंतर आएगा। अब देखिए अब केवल आपको फंक्शन के बारे में ही डिटेल प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि फंक्शन मॉड्यूल जो है प्री यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है। और उसमें क्या क्या चीज़ें हम जो फंक्शन जैसे शो यूज किया हमने, जब आप उसको ओपन करेंगे, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको फंक्शन का एक मॉड्यूल बना के उसमें कुछ प्रोग्राम करके दिखाया था। आप उसको खोलेंगे, उसमें शो एक मेथड होगा, वो मेथड देखिए यहाँ शो होगा। डिस्प्ले एक मेथड होगा जो यहाँ शो हो रहा, मतलब उसके पूरा लिस्ट, उस प्रोग्राम का जो है डिटेल यहाँ आपको एक साथ साथ उसमें जो सिंबल टेबल में जो जो चीज़ें हमारी हैं, डॉक्यूमेंट है, कैच फाइल है, सब कुछ चीज़ें यहाँ उसका लिस्ट यहाँ बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और तो फिर से ओपन कर लेते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया था। तो पैकेज, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे की देखते हैं। तो इसमें देखिए इनपुट फंक्शन मैथ रैंडम और ये सब तो हम लोगों ने देख लिया, वेर का यूज देख लिया, और dir का। तो वेर दिस फंक्शन रिटर्न ए डायरेक्ट डिक्शनरी। आप ये वेर फंक्शन जो होता है डिक्शनरी पूरा आपको रिटर्न करता है। किसी भी मॉड्यूल का हो, किसी भी आइडेंटिफायर का हो, उसके बारे में आपको जानना हो तो आप इसके अंदर डालिए और इसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ये आपको एक डिक्शनरी रिटर्न करता है। तो चलिए अभी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड। तो इसमें हम लोगों ने
पहले इसको हटा देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं सब कुछ, क्योंकि आज तो हम लोग इसको अब यहाँ सेल में लेके चलते हैं और dir का यूज देखेंगे। तो dir जो फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए आप लोग को सब कुछ यहाँ मैं सेम चीज़ें वही करके वो है, बस उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आज अभी फंक्शन अभी जिसकी कंट्रोल एस कर दे और रन कर, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि हमने पैरेंथेसिस सॉरी, इसमें क्या एरर है, एक पैरेंथेसिस और लगना है, इसीलिए प्रोग्राम एरर दे रहा था बार बार। अब देखिए इसमें आपको पूरा डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगा, मतलब बहुत डिटेल में अगर आपको कोई चीज़ देखना है तो आप देखिए सब कुछ, क्या बिल्ट इन फंक्शन क्या है, कितने कितने इसके वो हैं, तो आपको सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। आप इसको देखिएगा आप अपने हिसाब से। तो ये पूरा dir फंक्शन जो है एक डिक्शनरी को रिटर्न करता है। तो इसमें हम लोग एक और काम करते हैं कि सबसे पहले इसको हटा देते हैं कुछ चीज़ें, और केवल फंक्शन जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके बारे में हम उसकी डिक्शनरी रिटर्न करते हैं। देखिए क्या देता है, देखिए अब आपको ये देखिए पूरी डिक्शनरी है उस फंक्शन का, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको पूरे डिटेल में अगर डिक्शनरी रिटर्न करनी है तो आपको वायर का यूज करना है, वायर्स का यूज करना है। यदि आपको केवल आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है, अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम की एक लिस्ट, उसके बारे में जानना है कि क्या ये फंक्शन यूज हो रहा, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल के रूप में क्या क्या है, तो उसके बारे में आपको dir फंक्शन से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब आगे का सर्च सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल इन पाइथन। ये कंसेप्ट आपको समझना है, ये एग्जामिनर काफ़ी बार पूछा गया है। एग्जामिनर इसको काफ़ी पूछते हैं कि मान लीजिए आप यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाए हैं और एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होता है, और इंटरप्रेटर सबसे पहले किसको देखता है, मीन्स किसको सबसे पहले लाके अपने मेन मेमोरी में लाके उसको रन करवाता है। तो इसमें देखिए टू परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन वी जनरली इंपोर्ट सम मॉड्यूल इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। कुछ ऑपरेशन के लिए हम लोग जनरली कुछ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं जो हमारे लिए रीयूजेबिलिटी का यूज करते हैं, हम रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट यूज करते हैं, जो कि काफ़ी किसी प्रोग्राम के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। So suppose we import two modules, first modules functions and second module मैथ मॉड्यूल है। तो मैं आपको दो मॉड्यूल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। देखिए मैंने फंक्शंस मॉड्यूल जो पहले बनाया था ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, जो कि हमारे डेस्कटॉप पे पहले से पड़ा हुआ है। जो .py से जो भी फाइल आप सेव करते हैं, .py फाइल जितनी भी होंगी वो सभी मॉड्यूल होंगे। मीन्स आपका प्रोग्राम जिस नाम से सेव होगा, जब सेव होगा तो एक मॉड्यूल ही बन जाता है। तो सेकंड जो है मैथ मॉड्यूल, ये हमारे लाइब्रेरी फंक्शन में पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से बना हुआ है। ये भी एक मॉड्यूल है लेकिन ये लाइब्रेरी फंक्शन में ही बना हुआ है। मीन्स आप जब भी अपना पाइथन का सेल जो इंस्टॉल करेंगे तो ये मॉड्यूल ऑटोमेटिक ही अपने लाइब्रेरी में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो इनको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें देखिए इंटरप्रेटर विल फर्स्ट सर्च बिल्ट इन मॉड्यूल्स आफ्टर दैट सर्च यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। तो इसका मतलब सबसे पहले जो है अपनी लाइब्रेरी में कोई भी, जब इंटरप्रेटर सबसे पहले दो मॉड्यूल अगर आपको मिल गए तो सबसे पहले जो होगा वो किसको सर्च करेगा,
अपने बिल्ट इन मॉड्यूल को, जो मतलब उसमें सबसे पहले देखेगा क्या ये फंक्शन हमारे ही मॉड्यूल में है, तो यदि वो नहीं मिलता है तब उसको यूजर डिफाइंड मतलब मॉड्यूल्स में देखता है। तो हियर मैथ इज बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड वेयर फंक्शन इज यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। मतलब सबसे पहले आपको मैथ मॉड्यूल्स ही आपके पिक्चर में आ जाएगा और रन मेमोरी में आ जाएगा, उसके जो भी ऑपरेशन हो परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेयर फंक्शन इज यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, तो इसका मतलब ये बाद में इसके बारे में सोचेगा जब हमारा इंटरप्रेटर जब इसको एग्जीक्यूट हो जाएगा कर देगा। तो इफ मॉड्यूल इज नॉट फाउंड देन इट विल सर्च इट डायरेक्टरी लिस्ट व्हिच इज अवेलेबल इन sys.path। देखिए system.path में जो भी डायरेक्टरी आप फिर देखेगा क्या करेगा, सबसे पहले अपने मेन मॉड्यूल में चेक करेगा, जो लाइब्रेरी है उसका प्रीडिफाइंड, उसमें अगर नहीं मिला वो मॉड्यूल तब क्या करेगा, वो जो sys.path में sys.path एक इनका बनाया हुआ एक मॉड्यूल एक तरीके से आप उसमें समझिए, उसमें एड्रेस ही किसी भी मॉड्यूल का उसमें एड्रेस पूरा दिया होता है, तो उसमें सर्च करता है कि आप किसी पाथ के लिए आप मॉड्यूल बनाए हैं, तो अभी नहीं, जैसे कि आप लिनक्स और उसमें यूज करेंगे तो आपको जो कमांड लाइन पे आपको प्रोग्राम रन कराना होगा जिस पाइथन के, तो उसमें आपको पूरा बाकायदा आपको एड्रेस देना पड़ता है। आपको उस डायरेक्टरी में पूरा जाना पड़ता है, एक तरीके से एड्रेस देना पड़ता है, तब जाके आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यहाँ हम लोग केवल एक रन बटन दबा दे, कंट्रोल F5 दबा के ही रन करा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, F5 दबा के रन करा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहले से जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है हमारे सिस्टम का, वो पहले से ही सेट है। सेट मतलब एक पाथ पे सेट कर दिया गया है। तो आप जब रन कराएंगे तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक, वो जब हम सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट वेरिएबल से लेके वो सेट कर देता है उसका पाथ। तो हमें ये नहीं दिखाई पड़ता है कि आप जिस एड्रेस पे रखे हैं प्रोग्राम को, उसको उस पे जाना पड़ रहा हमको, आप एक बटन पे ही दबा के उसको रन करा देते हैं। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आपको कमांड लाइन प्रोग्राम में आपको उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, उस डायरेक्टरी में यदि वो फाइल है तब उसको रन कराना पड़ेगा। तो इसीलिए sys.path में आपको बता रहा हूँ कि sys.path में आपकी जो मॉड्यूल्स की या किसी भी पैकेज वेरिएबल का सबका whatever be used in our program, वो सभी चीजें उसमें स्टोर रहता है। तो ग्लोबल और लोकल्स दो कंसेप्ट जो आपको पता होगा कि ग्लोबल के लिए आपको अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे तो आपको कहीं भी उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, कहीं भी उस वेरिएबल के जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यदि वेरिएबल लोकल है तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में ही आपको सर्विस मिलेगी। तो सेम चीज आप जान लीजिए कि मान लीजिए आपको किसी का लाइसेंस लेना है, जैसे कि आपको गाड़ी का लाइसेंस लेना है, जैसे कि किसी गाड़ी का लाइसेंस लेना है जो चलाने के लिए, तो आप सिटी के लिए लाइसेंस लेंगे, ठीक। तो उस गाड़ी को केवल सिटी में ही पर्टिकुलर एरिया में ही चला सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, एक लोकल वेरिएबल में उसको डिक्लेयर करके हम काम ना चला लेंगे। तो लोकल वेरिएबल को मतलब उसको लोकल एरिया में रजिस्ट्रेशन करा के काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपको ग्लोबल यूज करना है तो आपको सेंटर गवर्नमेंट या कुछ इस तरह की संस्था में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उस टाइप का, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया में पूरा मान्य होगा। या किसी भी चीज में यदि आप उससे भी बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं किसी, तो आपको मालूम है पासपोर्ट और उसके करस्पॉन्डिंग कई और भी लाइसेंस बनाने पड़ेंगे। तो वो चीजें होती हैं वो ग्लोबल के अंदर आती हैं और लोकल के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट ही आता है। तो इस तरह प्रोग्राम में अभी हम आपको एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताएंगे कि ग्लोबल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको बाहर हम प्रिंट करते हैं, क्या क्या वैल्यू आपको प्रिंट होती है, आपको एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो वैल्यू, किस तरह से हम ग्लोबल और लोकल का कंसेप्ट पाइथन में जान सीखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज ए नेमलेस एंटिटी कंटेनिंग डेटा एंड मेथड्स। तो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेमलेस एंटिटी है और जो डेटा और मेथड को
अपने अंदर रखता है। तो ठीक है, मेथड वर्क्स विद ऑब्जेक्ट डेटा, ऑब्जेक्ट डेटा पे वर्क करता है मेथड। ठीक है, वेरिएबल्स दैट वी क्रिएट और आइडेंटिफायर दैट रिफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट डेटा। तो जो भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं और आइडेंटिफायर, तो सब आइडेंटिफायर हैं, तो उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो फंक्शन में जैसे कि हम लोगों ने a इक्वल टू 50, हियर 50 इज स्टोर इन नेमलेस ऑब्जेक्ट, क्या है a में एक नेमलेस ऑब्जेक्ट है ए आप कहेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये ए नाम किसी का होता है, तो इसे नेमलेस इसलिए कहा जाता है। एड्रेस ऑफ दिस मैनलेस ऑब्जेक्ट इज स्टोर इन द आइडेंटिफायर ए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ दिस एड्रेस ऑफ दिस मैनलेस ऑब्जेक्ट, नेमलेस ऑब्जेक्ट सॉरी, ये नेमलेस होगा, नेमलेस ऑब्जेक्ट इज स्टोर इन आइडेंटिफायर ए। ठीक है, NAME, स्टोर इन नेम है। तो ए नेम स्पेस इज ए डायरेक्टरी ऑफ आइडेंटिफायर्स। देखिए नेम स्पेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नेम स्पेस किसी भी चीज का, जैसे कि आप डायरेक्टरी का नेम स्पेस, इन नेम स्पेस में आपके सारे चीजें आपको, जैसे अभी हम लोगों ने dir और वॉइस का फंक्शन का यूज किया देखा है, तो उसके नेम स्पेस में जो पर्टिकुलर चीजें स्टोर हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करके दे देता है जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सेम चीजें हैं नेम स्पेस, तो ये नेम स्पेस डायरेक्टरी ऑफ आइडेंटिफायर्स कीज एंड दियर करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। मतलब एक नेम स्पेस जो होता है वो आइडेंटिफायर और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उनकी एक डायरेक्टरी होती है, मतलब वहां वो चीजें रखी रहती हैं, स्टोर रहती हैं। एन आइडेंटिफायर इज यूज्ड इन ए फंक्शन। ठीक है, होता है बेसिकली आइडेंटिफायर जो वेरिएबल है, फंक्शन है, ये सब कहाँ यूज होते हैं, एक फंक्शन के रूप में यूज्ड इन ए फंक्शन, किसी फंक्शन में यूज होंगे आइडेंटिफायर। और ए मेथड बिलोंग्स टू द लोकल नेम स्पेस, कुछ लोकल नेम स्पेस में भी यूज हो सकते हैं। एन आइडेंटिफायर इज यूज आउटसाइड द फंक्शन, मतलब बाहर भी यूज होते हैं। और मेथड बिलोंग टू ग्लोबल नेम स्पेस, और ये मेथड जो होता है क्या होगा, ये ग्लोबल नेम स्पेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला लोकल नेम स्पेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया में है, पर्टिकुलर मेथड है, एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके लोकल नेम स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। इफ ए लोकल एंड ग्लोबल आइडेंटिफायर हैव द सेम नेम, ये कंसेप्ट आपको देखना है। यदि ए लोकल और ए ग्लोबल आइडेंटिफायर हैव सेम नेम, द लोकल आइडेंटिफायर override द ग्लोबल आइडेंटिफायर। ठीक है, तो लोकल आइडेंटिफायर की जो वैल्यू होगी वो ओवरराइड हो जाएगी ग्लोबल आइडेंटिफायर। द लोकल आइडेंटिफायर ओवरराइड द ग्लोबल आइडेंटिफायर, मतलब ग्लोबल आइडेंटिफायर से लोकल आइडेंटिफायर की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। जो अभी आपको हम फंक्शन के थ्रू जब करेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कैसे ओवरराइड हो रही है, कैसे नहीं हो रही। आप थ्योरी पार्ट है जस्ट ऐसे पढ़ रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, कुछ चीजें जो दिमाग में आ जाएं तो आपको समझ में आ जाएंगे, बस आपको ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। इफ वी विश टू असाइन ए वैल्यू टू ग्लोबल आइडेंटिफायर, यदि हम किसी ग्लोबल आइडेंटिफायर में वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, असाइन करते हैं विद इन ए मेथड, एक मेथड में वी शुड स्पीक्स एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द वेरिएबल एज ग्लोबल। ठीक है, अगर इस तरह का हम आप एक्सप्लिसिटली, मतलब आप इस फंक्शन के बाहर भी आप जैसे इस कोड के ऊपर आप एक्सप्लिसिटली अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं उस वेरिएबल को और उस फंक्शन में जाके यूज कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड क्या है कि आप उस फंक्शन में जो डिक्लेयर कर दीजिए उस वेरिएबल को और उसको यूज कर लीजिए, तो लोकल हो गया। लेकिन अगर आप बाहर उसको डिक्लेयर करते हैं
तो ग्लोबल की तरह काम करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेल देखते ओपन करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कहाँ है हमारा जो पैकेज। तो इसमें हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, एक फंक्शन बनाया है, ठीक। एक func फंक्स नाम का एक फंक्शन बनाया है। तो देखिए मैंने एक कमेंट के थ्रू आपको बताया था कि लोकल आइडेंटिफायर डिफाइन हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, लोकल आइडेंटिफायर। और हैश आइडेंटिफायर भी। एक बात और आपको बता दूं कि ग्लोबल जो वैल्यू है आप इसके फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर करके काम कर सकते हैं, उसको ग्लोबल की तरह ही ट्रीट करता हमारा इंटरप्रेटर। और यदि आप चाहें कि हम अपना वेरिएबल ग्लोबल के रूप में हमें किसी फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है, तो उसका ये तरीका है, ग्लोबल लिख के और उसका वेरिएबल नेम आप यहाँ डाल सकते हैं। तो एक पूरी फंक्शन क्या आप कहीं और भी यूज करेंगे तो अभी देखिए पूरे प्रोग्राम के अंदर ही काम करेगा ग्लोबल वेरिएबल बी। बी में मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया और सी में मैं एक ms.net का एक स्ट्रिंग डाल दिया हूँ और यहाँ इससे प्रिंट करने को बोल दिया हूँ कि आप प्रिंट कर दीजिए। तो ये चीजें जो प्रिंट हो रही हैं ये लोकल फंक्शन के अंदर हो रही हैं। इसका मतलब ये सब वेरिएबल आपको प्रिंट हो जाएंगी पूरा, ठीक। अब देखिए ग्लोबल आइडेंटिफायर्स a इक्वल टू 51। अब देखिए यहाँ लोकल आइडेंटिफायर कितना है, 15 है और ये 51 है। अब यहाँ अभी हम जब यहाँ प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू किस तरह ओवरराइड होंगी आपको अभी दिख जाएगा। और v इक्वल टू 6.32 और c इक्वल टू mnt lab, ठीक। एंड फंक्स देखिए कॉल किया है हमने फंक्शन को, तो फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो इसको अभी कमेंट ही रहने दीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एक बार रन करा के हम लोग देखते हैं। देखिए ए और बी आपको यहाँ प्रिंट करवाए थे ना, ये देखिए ये फंक्शन आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर इस तरह से प्रिंट करके आप लोगों ने देखा है। तो ए और बी, ए की वैल्यू 15 आ रही है तो मतलब ए वैल्यू लोकल का यूज कर रहा है। और 5.23 ये जो ग्लोबल वेरिएबल एक लोकल फंक्शन के अंदर ही फंक्शन के डिफाइन है उसका यहाँ वो भी प्रिंट हो रहा है, साथ साथ जो स्ट्रिंग मैंने सी में डाला था वो प्रिंट हो रहा है। चलिए इसको हटाते हैं और इसको दूसरा तरीके से क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं आपकी बार और इसको हम लोग ओपन कर देते हैं और सेव करके फिर रन कराते हैं। तो अब देखिए क्या चीजें ओवरराइड होंगी। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी वैल्यू कैसे ओवरराइड होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं ये वेरिएबल जैसे 15 है, ये इसी पर्टिकुलर फंक्शन में ही यूज हो सकता है और यहीं ही इसको प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन बाहर यदि आप प्रिंट करना चाहें तो आपको ग्लोबल वेरिएबल का यूज करना ही पड़ेगा। तो देखिए ए की वैल्यू देखिए अब 51 हो गई, मतलब ये वैल्यू जो है सेम वैल्यू थी। देखिए रन हुआ, ये भी अपना मेमोरी में आया, ये भी ए की वैल्यू 15 और ये सब पूरा एग्जीक्यूट हुआ, केवल प्रिंट मैंने नहीं किया था। यदि प्रिंट करता तो प्रिंट की वैल्यू भी आ जाती। अभी प्रिंट करके अभी दिखाऊंगा आपको दोनों भी। तो 15 और 5.3 क्योंकि ग्लोबल है तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ये ओवरराइड नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि बी की वैल्यू 6.2 से ओवरराइड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए ओवरराइड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो सेम वेरिएबल है तो जो पहले अपना लोकल फंक्शन में आया उसको ही वैल्यू स्टोर कर लिया। यदि यही प्राइवेट वेरिएबल अगर होता तो अभी देखिए इसको हम मान लीजिए इसको आप कमेंट कर दीजिए, ठीक। अब देखिए इसका क्या आउटपुट आता है। अब देखिए ओवरराइट हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्लोबल वेरिएबल जो से
ओवरराइड हो जाती है लोकल वेरिएबल की वैल्यू यदि हम बाहर उस वेरिएबल को उस प्रोग्राम के उस फंक्शन के बाहर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया कि दोनों वैल्यू, अब जैसे इसको प्राइवेट मैंने किया, इस पर्टिकुलर लोकल किया, तो ये वैल्यू यहाँ ओवरराइड हो गई और ये वैल्यू आपको प्रिंट होते हुए दिखी। तो इस तरह ग्लोबल और लोकल का कंसेप्ट आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ग्लोबल और लोकल कैसे यूज करते हैं, देखिए दोनों में मैंने अब देखा तो अब देखिए इसमें भी देख लीजिए, सी की वैल्यू देखिए MS.NET थी और सी की वैल्यू MNT लैब है। देखिए ये प्राइवेट है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्लोबल केवल यही है बी की वैल्यू, तो ग्लोबल केवल बी की वैल्यू ओवरराइड नहीं होगी और दोनों ओवरराइड हो गए हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू चेंज हो गई। तो मैं समझता हूँ कि लोकल और ग्लोबल दोनों का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। आउटपुट यहाँ मैच करा लीजिए और आप खुद अपने तरह से आप कुछ इसमें चेंजेस करिए। आप चाहें तो इस ग्लोबल वेरिएबल को इस फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, इस फंक्शन के ऊपर, तब भी वो ग्लोबल ही का काम करेगा। मतलब आप फंक्शन के बाहर कुछ भी डिक्लेयर करिए, वो ग्लोबल का ही काम करेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब डिस्कशन देखते हैं इसमें। तो हियर द वैल्यू ऑफ द लोकल आइडेंटिफायर ए सी ओवरराइड द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ए एंड सी। ठीक है, ओवरराइड हुआ, मैंने आपको दिखाया भी, ए और सी की वैल्यू दोनों की ओवरराइड हुई है। ग्लोबल एंड लोकल फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में ग्लोबल और लोकल फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। we can easily display the global and local namespace using the built-in function global and local। तो आपको यदि आपको प्रोग्राम में ये ना समझ में आए कि कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है कौन सा लोकल है, तो आप इन भाई साहब से पूछ सकते हैं ग्लोबल और लोकल का। बस जस्ट आपको एक लाइन कोड लिखना होगा, प्रिंट, इस फंक्शन को चला देना है उस प्रोग्राम में, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन ग्लोबल है कौन लोकल। ठीक है, अब मैं सेम जो प्रोग्राम ऊपर है उसमें करके दिखाऊंगा कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को कैसे छांट देता है, पूरा एक तरीके से, मतलब सॉर्टेड कर देता है कि कौन ग्लोबल है कौन लोकल वेरिएबल है। तो इफ लोकल फंक्शन इज कॉल्ड देन द रिटर्न ए डायरेक्टरी ऑफ आइडेंटिफायर दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम द मेथड और फंक्शन। अगर लोकल फंक्शन को आप इसमें कॉल करेंगे तो आपके जो भी मेथड होंगे उस मेथड के जितने फंक्शन होंगे, उस मेथड के जितने आइडेंटिफायर या और भी चीजें जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको पिक्चर में आ जाएंगे, जो अभी आपको नीचे दिखाऊंगा। इफ ग्लोबल फंक्शन इज कॉल्ड then it returns a directory of global identifier that can be accessed from that method. If global function is called then it returns a directory of global identifier। ग्लोबल के रिटर्न करेगा। तो चलिए इसी को फंक्शन को हम लोग थोड़ा जो ऊपर हम लोग यूज किए थे उसको देख लेते हैं करके। सेम फंक्शन है, बस खाली थोड़ा मैं चेंजेस किया हूँ। क्या किया हूँ, यहाँ प्रिंट से लोकल के बारे में पूछा था। सबसे पहले एक को हम चलाएंगे, तो एक को हम कमेंट कर देते हैं और सेव कर देते हैं और रन कराते हैं। तो अभी आपको पहले रन करा लें, तब मैं आपको समझाऊंगा क्या चीजें हैं। आप देखिए, मैंने लोकल को कॉल किया, तो इसमें लोकल वेरिएबल जितने भी होंगे वो आपको पिक्चर में आ जाएंगे। जैसे ए है, इसको लोकली ही यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं यूज करते। सी है, सी को लोकली यूज कर सकते हैं और उसके वैल्यूज जो हैं तो उसको भी आप लोकली यूज कर सकते हैं, बाहर फंक्शन के नहीं प्रिंट कर सकते या नहीं यूज कर सकते हैं। मीन्स दिस वैल्यूज इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड द माई फंक्शन, आउटसाइड द माई फंक्शन। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इस कंसेप्ट आ गया होगा। तो अभी एक बार अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो अब ग्लोबल के बारे में हम जानेंगे। देखिए
देखिए ग्लोबल में जितने भी आपके वैल्यू हैं वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। ग्लोबल की क्या क्या है, देखिए ए की 15 है, बी सी सब कुछ देखिए यहाँ समझ में आ गया है। और साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें देखने के लिए मिली हैं, नेम, मेन, डॉक, नॉन, पैकेज, ये सब चीजें ग्लोबल के रूप में यूज होती हैं। तो ये सब चीजें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं आप। इस प्रोग्राम में जितनी भी चीजें हैं इसको आप ग्लोबल की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेरा पाथ है, यूजर रमाशंकर वर्मा डेस्कटॉप पैकेज डॉट py। ठीक है, पूरा पैकेज आप ग्लोबल की तरह यूज कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं एक ग्लोबल की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं इस फंक्शन को। ठीक है, और फंक्शन तो है ही, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें हमने क्या कंस्ट्रेंट लगा दिया था, बस केवल उसके आइडेंटिफायर जो वेरिएबल्स है उनको हम लोकल और प्राइवेट, जिसे प्राइवेट और पब्लिक कर दिया था। अगर एक तरीके दिया है तो उसको प्राइवेट कर दिया था कि उस प्राइवेट इस माई फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे और इसके बाहर काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से ग्लोबल और लोकल कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है, कौन सा लोकल वेरिएबल है। वैसे स्टूडेंट को काफ़ी पहले ही समझ में आ गया होगा, तो इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिकली। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे का और कौन सा है। आगे कंसेप्ट हम लोग, यहाँ आउटपुट आपको दिया गया है, आप इसमें मैच करा लीजिए, आप अपना प्रोग्राम रन करा के। अब देखिए, अब पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। अब पैकेज जो है, पैकेज हमारे पाइथन प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। मेन फंक्शन जो है, सॉरी पैकेज जो है, आप जब लार्ज प्रोजेक्ट करेंगे कोई कभी, तो लार्ज प्रोजेक्ट में आपको नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, कई मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। जो सेम कैटेगरी के मॉड्यूल्स हैं उनको एक पैकेज में डाल देते हैं, और जो अदर कैटेगरी के मॉड्यूल्स हैं उनको दूसरी कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। तो पैकेज का अभी हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे कि पैकेज बेसिकली होता है क्या है, और उसको यूज करने से हमें अपने प्रोजेक्ट में किस तरह आसानी मिल जाती है, और हमें कितना चीज़ें, कितने टाइम, रिसोर्सेस, बहुत चीज़ें आपको बचत हो जाती हैं पैकेज का यूज करने से। तो मैंने यहाँ 5 पॉइंट लिया हूँ, इस 5 पॉइंट में आपको पैकेज का पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, और इसके आगे आपको कोई कभी भी पैकेज के बारे में अगर कोई भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो पहला देखिए, टू एक्सेस द कंप्यूटर फाइल इज वेल डिफाइंड मैनर एंड फास्ट, बी जनरली यूज ए वेल ऑर्गेनाइज हायरार्की ऑफ डायरेक्टरीज। तो यहाँ एक मिसप्रिंट है यूज, चलिए अभी उसको हटा देंगे। तो टू एक्सेस द कंप्यूटर फाइल्स इन वेल डिफाइंड मैनर एंड फास्ट, मतलब वेल डिफाइंड मैनर मतलब एक सही तरीके में, एक सही तरीके में यदि आप किसी प्रोग्राम कंप्यूटर की फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो बी जनरली यूज वेल डिफाइंड हायरार्की ऑफ डायरेक्टरी। तो उसको हम कि एक वेल डिफाइंड डायरेक्टरी में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर में सबसे पहले लाते हैं तो उसमें कोई भी हार्ड ड्राइव की कोई भी पार्ट नहीं होता, जो ड्राइव हमारा होता है उसका कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक, तो उस डायरेक्टरी में जब जब उसका पार्ट हम करते हैं तो जैसे लोकल डायरेक्टरी सी डी ई एफ, बहुत से लोग बहुत से पार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या आसानी होती है कि मान लो हमें कोई वीडियो देखना है, तो हमें पता है कि वो डी डायरेक्टरी में है या सी डायरेक्टरी में है, जहाँ भी यूजर अपना डेटा सेव कर रखा है। तो एक टाइप की फाइल, जैसे कि मान लो इंटरटेनमेंट की फाइल है तो उसे एक डायरेक्टरी में सेव कर देता है, और एजुकेशन फाइल है तो उसे एक डायरेक्टरी में सेव कर देता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पैकेज में भी होता है। जब हम लार्ज प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो हमें उस पैकेज के जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम उनको अलग अलग सब पैकेज में, जैसे पैकेज होता है उसको सब पैकेज में भी डिवाइड करके उसको अच्छे से
वेल डिफाइंड मैनर में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिससे हमें जब भी कोई प्रोग्राम में जैसे उस पर्टिकुलर पैकेज के या सब पैकेज के मॉड्यूल्स को कॉल करना है तो आसानी से कॉल कर सकें, जिससे और इंटरप्रेटर जब भी उसको एक्सेस भी करे तो बहुत सिंपलेस्ट पाथ हो जो कि हम उसको प्रोवाइड कर सकें और जल्दी से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। तो when we are working on large project, then it is necessary that place the similar modules in one package and other modules in different package। सेम चीजें मैंने बताया कि सिमिलर जब बहुत लार्ज प्रोजेक्ट पे यूज करते हैं हम लोग तो सिमिलर मॉड्यूल को वन पैकेज में डाल देते हैं और अदर मॉड्यूल को डिफरेंट पैकेज में डाल के काम करते हैं। दिस मेक्स द प्रोजेक्ट इजी एंड फास्ट। प्रोजेक्ट को इजी और फास्ट बनाता है। बी नो ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स। जानते हैं आप ये कंसेप्ट हमारे कंप्यूटर में क्यों आया? हम लोग ड्राइव्स, फोल्डर और सब फोल्डर का यूज क्यों करते हैं? जिससे हम किसी अपना जो भी हमारा प्रोग्राम जो हमारा अभी डॉक्यूमेंट है या जो मटेरियल्स हमारे हैं उनको जल्दी से एक्सेस करने के लिए। बेसिकली आप सोचेंगे तो यही चीज़ें हैं कि इस चीज़ों को हम अच्छे बनाने के लिए। यदि आप एक ही डायरेक्टरी में कोई लिए कि ये डायरेक्टरी रहने दीजिए, कोई सी ड्राइव है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। आप रखेंगे भी तो एक उसमें भी एक फोल्डर बनाएंगे, फिर सब फोल्डर बनाएंगे, तो ये थोड़ा जब हम उसको ओपन करते हैं तब भी उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जो कि हमारे प्रोसेसिंग टाइम को, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग टाइम को भी घटा देता है। तो बहुत चीज़ें हैं जो हमको अपने ओएस को फास्ट करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो फास्टर हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द फाइल इन ओएस। तो ये सब चीज़ें जो है, ड्राइव है, फोल्डर है, सब फोल्डर है, जो ये सब चीज़ें हमें अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, जो कि ओएस का ये बहुत अच्छा रोल होता है। तो सिमिलरली पैकेज, सब पैकेज एंड मॉड्यूल्स आर यूज इन ऑर्गेनाइज द फाइल इन वेल डिफाइंड मैनर। तो इसी तरह से पैकेज, सब पैकेज और मॉड्यूल्स का यूज हम लोग ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें मॉड्यूल्स और इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। बहुतायत ज़्यादातर प्रोजेक्ट इस कंसेप्ट ही यूज होते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बंदा नया आ गया और उसको पता नहीं है कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ, लेकिन इस तरह से पैकेज डिफाइन होता है कि उसको तुरंत पता चल जाता है। ये सब तो पहले ही बता दिया जाता है, जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये चीज़ें उसको पहले से 1-2 दिन पढ़ के उसको पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और जो प्रोग्रामर होते हैं, जो हेड ऑफ प्रोग्रामर होते हैं, उनको ये चीज़ें बता देते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आपको, कौन सा मॉड्यूल बना है, कौन सा पैकेज बना है, कहाँ है, कैसे है। तो आपको पूरा एक लिस्ट दे दी जाती है, तो आप वहाँ से देख के आपको तुरंत ही समझ में आ जाता है कि आपने पैकेज बनाया है, एक सब पैकेज है, उस सब पैकेज में ये मॉड्यूल्स हैं। मान लीजिए एक इमेज है, उस इमेज में, उस डायरेक्टरी में इमेज है, तो इमेज को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से काम करते हैं। तो लार्ज प्रोजेक्ट हमेशा इसी कंसेप्ट पे बनते हैं, ठीक है। तो a particular directory treated as a package if it contains the init.py। ठीक, init.py एक इनिशियल फाइल है जो कि आपको पाइथन पैकेज में, सब पैकेज में आपको, सभी पैकेज में आपको ये डायरेक्टरी, आपको ये मॉड्यूल्स आपको जरूर मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको देखने में तुरंत पता चल जाएगा ये पैकेज है। यदि ये फाइल आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो जो पैकेज बना हुआ है और उस पैकेज के अंदर ये फाइल मौजूद होती है। तो इसका ये पहचानने का तरीका है। द init.py फाइल्स मे बी एम्प्टी और इट कैन कंटेन द इनिशियलाइज कोड फॉर द पैकेज। तो मतलब ये एम्प्टी भी हो सकती है और या तो कुछ फाइल को, कुछ पैकेज को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ उसमें कोड भी पड़े होंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने सोचा था कि इसको रियल लाइफ से बताया जाए तो स्टूडेंट को काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो इसमें देखिए पैकेज मैंने लिया है, पैकेज को एक डायरेक्टरी बना दिया, तो डायरेक्टरी को मैंने एक पैकेज बना दिया, तो पैकेज एक डायरेक्टरी है, ठीक, एक डायरेक्टरी। और इस डायरेक्टरी के मैंने देखिए पार्ट कैसे किए हैं। सबसे पहले क्या है, init.py डाल दिया, तो इससे ये पता चल गया कि ये पैकेज है। कोई भी यूजर आएगा तो ये जान जाएगा कि ये पैकेज है। और इस पैकेज के अंदर मैंने सब पैकेज क्या है, ड्राइव सी, अपने कंप्यूटर का मैं पार्ट पूरा बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर में मैंने बनाई है अपने फाइल, या आप अपने कंप्यूटर में बनाए होंगे। तो इस तरह से आपको अभी पैकेज का कंसेप्ट डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो सब पैकेज मैंने ड्राइव डी, सब पैकेज ड्राइव ए, तो सब पैकेज मैंने इस लाइन पे पूरा डिफाइन कर दिया और डिक्लेयर कर दिया। देखिए इसमें देखिए अब सब पैकेज के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होंगे। मान लो कुछ प्रोग्राम कुछ फाइल्स आप डालेंगे उस डायरेक्टरी में, जो ड्राइव सी है, उस ड्राइव सी में भी init.py होगा, क्योंकि ये पैकेज के यूज होगा। तो हर एक पैकेज सब पैकेज में इस तरह का कंसेप्ट आपको init.py एक एम्प्टी फाइल हो या एक कुछ कोड इनिशियलाइज हो जो पैकेज में पहले से पड़ा हो, तो पैकेज का कोड है जो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज हो रहा हो, ठीक है। तो init.py, win.py और dealer.py, तो इस तरह का मैंने दो मॉड्यूल्स यहाँ इसमें डाल रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे आप लंबा प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उस प्रोग्राम में इस मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए कैसे उसको कॉल करते हैं। और ड्राइव सी में मैंने ये ड्राइव डी में सॉरी ये पैकेज बनाया है, हर एक उसमें init.py फाइल होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। पैकेज है सब पैकेज में image.py या open.py, तो सॉरी image.py में आपको सारी इमेज की फाइलें स्टोर होंगी। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग फोल्डर बना देते हैं इमेज नाम से। सेम चीजें यहाँ पर आपको ये .py से एक मॉड्यूल्स बना दिया जाएगा जिसमें कुछ कोड होगा। जैसे मान लीजिए कोड क्या है, एक आप कैलकुलेटर बना लीजिए जिसमें सम कैलकुलेट हो, तो sum.py जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ कैलकुलेटर ऊपर होगा तो पैकेज का काम करेगा, ठीक है। और उस कैलकुलेटर में सम ये सब चीज़ें जो कैलकुलेटर जैसा है, कैलकुलेटर में जो बटन है उनके अलग अलग फंक्शन हैं, उनको एक सब पैकेज डाल दीजिए और उस सब पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल्स बना दीजिए कि sum.py। तो जब कैलकुलेटर जब कोई यूजर यूज करता है तो डायरेक्ट केवल बटन दबा के वो उसको बटन दबा देता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी वही कंसेप्ट यूज होता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो रियल लाइफ में हर चीज पैकेज सब पैकेज और मॉड्यूल पे ही कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है, जो कि बहुत ही जो कि बहुत ही फास्ट और रिलायबल माना जाता है। और ड्राइव ई में init.py है, audio.py और movie.py, तो मैंने ये सब डाल रखा है। मतलब ये इस तरह से ये मॉड्यूल को बना के मैंने इस तरह से समझाया है कि जिससे कि जब भी स्टूडेंट इसको समझें तो अपने इस कंसेप्ट को अपना पूरा रिलेट कर सकें, जो अपने फाइल में जो डायरेक्टरी बनाया है अपने लोग ने उससे। तो आपको पैकेज और सब पैकेज और मॉड्यूल्स इन सब का यूज किसी लार्ज प्रोजेक्ट में समझ में आ जाएगा। Suppose we want to access the image, audio modules, drive C, sub package B can use the following code as given below. Import directory .d। अब देखिए मैं इमेज फाइल को कहीं भी अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ या किसी दूसरे मॉड्यूल में यूज करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सबसे पहले जब मैं अपने पाइथन साइड में इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा तो कैसे इंपोर्ट करूंगा। देखिए इंपोर्ट फंक्शन तो सॉरी इंपोर्ट कीवर्ड तो सबसे पहले यूज करेंगे हम लोग, और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, डायरेक्टरी तो हमारा पैकेज है, डायरेक्टरी डॉट ड्राइव। ड्राइव क्या है, एक सब पैकेज है। ड्राइव डी एक सब पैकेज है, मतलब पैकेज डॉट सब पैकेज डॉट मॉड्यूल, ठीक। इमेज तो मैंने क्या किया, यहां से मैं आया हूं, देखिए यहां से मैं कैसे आया हूं, सबसे पहले इंपोर्ट किया डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से गया यहां, यहां से फिर ऐसे ऐसे आके ड्राइव डी को इंपोर्ट किया, ठीक। और ड्राइव डी जब इंपोर्ट हुआ
तब हम लोग कहाँ गए, इस मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए पहुंच गए, इस image.py को एक्सेस करने के लिए पहुंच गए। जब यहाँ से ये फाइल यहाँ होगी तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना जल्दी हो गया। यदि आप ये फाइल ऐसे स्कैटर वे में आप ये इसको रखे होते हैं तो इसको सबसे पहले सर्चिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, सर्चिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो जो कि प्रोसेस टाइम भी हमारा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको नहीं यूज करते हैं और इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, पैकेज और सब पैकेज का कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऑडियो फाइल और सब पैकेज भी कैन यूज कोड एज गिवन ब्लू। आपको कोड ये देखिए, डायरेक्टरी में इमेज फाइल को मैंने एक्सेस किया, उसी तरह डायरेक्टरी में डायरेक्टरी में ऑडियो फाइल को एक्सेस किया, उसी तरह ड्राइव सी में केवल ड्राइव सी को ही एक्सेस किया। मतलब हमारा काम जो है ड्राइव सी को ही एक्सेस करना था और कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ड्राइव सी में हमने जस्ट कोई चीज़ डालना था हमको, तो इंपोर्ट कहाँ तक हमने, यहाँ तक हमको चाहिए था तो यहाँ तक हमने इंपोर्ट कर लिया, उसके आगे हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ पैकेज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि पैकेज का कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट लाइव आके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा और आप लोगों को वीडियो देखिए, जितने भी लेक्चर हैं, नोट्स हैं, आपको मैंने बताया था कि जितने लेक्चर और वीडियो हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। ms.net.co.in पे आपको सारे लेक्चर के साथ नोट्स, पहले नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स के नीचे आपको सारे लेक्चर, उसके करस्पॉन्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे। और यदि आप डायरेक्ट ही लेक्चर देखना चाहते हैं तो MNT लैब जो यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ जाके आप सब कैटेगराइज वाइज एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। मैं पाइथन सबसे पहले पूरा कर रहा हूँ, तो पाइथन का कंसेप्ट सबसे पहले मैं पूरा करूँगा, उसके बाद और भी लैंग्वेज के कंसेप्ट मैं डालूँगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। और जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल जाए। तो मैं समझता हूँ आपका आज का लेक्चर पूरा होगा और मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। अगले लेक्चर अब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो अगले लेक्चर बिल्कुल मिस ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच।